नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हॉर्मूज। दुनिया के नक्शे में एक खास तरह की बनावट, जहां समुद्र धरती के बीच रास्ता बनाता है, या यूं कहें कि धरती समुद्र को भीतर आने का रास्ता देती है। तो जब हम नक्शे में हिंद महासागर से अफ्रीका के आगे बढ़ रहे होते हैं तो बीच में दाहिनी ओर अरब सागर है। उससे आगे बढ़ें तो वहां पर है ओमान की खाड़ी, और आगे बढ़ें तो आती है फारस की खाड़ी। अब अगर इराक और कुवैत की ओर से बाहर आए तो सबसे पहले है फारस की खाड़ी, फिर हॉर्मूज जल डमरू मध्य, उसके बाद ओमान की खाड़ी, फिर अरब सागर और उसके बाद अंत में हिंद महासागर। फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी के बीच की कुल दूरी 167 किलोमीटर है और चौड़ाई औसतन 54 किलोमीटर है। जहाज चलने का दायरा दोनों तरफ 3 से 4 किलोमीटर है। गहराई औसत 50 से 60 मीटर है और अधिकतम गहराई है 200 मीटर, जहां पर सुपर टैंकर चलते हैं। फारस की खाड़ी में 8 देशों की समुद्री सीमा खुलती है। कौन से ये देश? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। सामान्य दिनों में यहां से रोज 120 से 145 जहाज गुजरते हैं, जिसमें 60 से 70% तेल और गैस के होते हैं। प्रतिदिन औसतन 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हॉर्मूज स्ट्रेट से निकलकर दुनिया के अन्य देशों में जाता है, जो कि कुल पेट्रोलियम उपभोग का 20% है। समुद्री तेल व्यापार का 25% है। दुनिया का लिक्विड नेचुरल गैस का 19 से 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आता है। यह समझिए कि हर दिन हॉर्मूज से 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का तेल का व्यापार होता है। इसमें एलएनजी, पेट्रोलियम उत्पाद, केमिकल्स और अन्य माल जोड़ें तो हॉर्मूज से डेली ट्रेड करीब 208 अरब रुपए का हो जाता है। अब हॉर्मूज का महत्व आपको समझ में आ ही गया होगा। कह सकते हैं कि अगर दुनिया की राजनीति का दिल कहीं धड़कता है तो उसकी नाड़ी हॉर्मूज से होकर गुजरती है। और ये केवल समुद्री मार्ग नहीं है, बल्कि Hormuz Strait will open up. To open the straits of Hormuz. And a reopening of the Strait of Hormuz. Strait's on its way to being opened, and Iran's promising to stop. Remember that the Strait of Hormuz was not controlled. The Strait of Hormuz. The Straits of Hormuz. Strait of trouble. Hormuz. दुनिया के 70% देशों में चिंता का कीवर्ड है हॉर्मूज। युद्ध हो या शांति, हॉर्मूज में पत्ता भी खड़कता है तो हॉर्मूज और मिडिल ईस्ट पर निर्भर देशों की छतें हिलने लगती हैं। यही वजह है कि हॉर्मूज पर कंट्रोल सुपर पावर की जंग का नया मुकाम बन चुका है। इजराइल में मिसाइल गिरी तो बस्ती तबाह हो गई। वजह हॉर्मूज पर ईरानी कंट्रोल को चुनौती। लेबनान में बम गिरा तो आबादी मिट गई। वजह हॉर्मूज पर कंट्रोल करने वाले ईरान की मिलिट्री पावर को कमजोर करने का प्रयास। ईरान पर हमला हुआ तो विनाश मच गया, कारण हॉर्मूज के रिमोट कंट्रोल को तोड़ना। मिडिल ईस्ट के देशों में ड्रोन मिसाइल ने तहलका मचा दिया, कारण हॉर्मूज पर ईरान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जरूरत। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध, हॉर्मूज पर कंट्रोल की लड़ाई। चीन और रूस इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सुपर एक्टिव है।
दुनिया के कई और देश इसमें न चाहते हुए भी इनडायरेक्टली शामिल हैं। हॉर्मुज संकट और युद्ध की वजह से दुनिया में देशों के रिश्ते फिर से बन और बिगड़ रहे हैं। देश के बीच रिश्तों का नया समीकरण तैयार हो रहा है, जो हॉर्मुज पर निर्भर हैं, जो हॉर्मुज पर निर्भर नहीं हैं, जो हॉर्मुज के कंट्रोल करने वालों के साथ हैं और जो उसके खिलाफ हैं। सुपर पावर की रेस में उसका पलड़ा भारी होगा जो हॉर्मुज पर काबिज होगा। ईरान का हथियार है वो हॉर्मुज स्ट्रेट है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति और तेल की कमी और महंगाई तेल में हो गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका को कोशिश है कि परमाणु हथियार जो ईरान कोशिश कर रहा था बनाने के लिए और 400 ग्राम जो उनके पास प्लूटोनियम बम बना के लिए है छुपा के रखा हुआ है, तो दोनों तरफ से लग रहा है कि एक तरफ अमेरिका के पास ये दावा है परमाणु हथियार का ईरान पे और ईरान को बम नहीं है ये अभी तक, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक सबसे बड़ा औजार है जो ईरान के हाथ में है, जो वो लड़ाई लड़ रहा है। वो एक एसिमेट्रिक वॉर है जहां वो दुनिया के सबसे बड़े जो मिलिटरीली पावरफुल देश हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उनसे लड़ रहा है। तो इसलिए वो हर तरह से समीकरण में बदलाव हम देख पाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो स्ट्रेटेजिक हो, वो इकोनॉमिक हो, हर तरह से ये बदलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है अभी जो शांति प्रस्ताव दिया गया है उसको लेके वो किस तरह से आगे खुलता है, वो पूरी उनकी बातें होंगी या नहीं पूरी होंगी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसी जगह है जहाँ से दुनिया का 20 से 25% तक का जो तेल वहाँ से आता है। जो ईरान ने जो किया है इससे एक आर्थिक जगत में अस्थिरता आएगी और जो खासकर विकासशील और थोड़े अल्प विकसित देश हैं उनको ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। परंतु हमें ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए कि वॉर में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें दोनों तरफ से इस तरह की हो रही हैं जिनको हम मॉरली ठीक नहीं कह सकते और एक पक्ष अपना दूसरे पक्ष पे दबाव बनाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाता है, तो शायद ईरान ने भी वही एक आर्थिक दबाव की रणनीति के तहत ये किया है। दुनिया को शायद ये मालूम नहीं था कि इसका इतना बड़ा असर होगा, पर इससे मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिस पर इसका प्रभाव ना डले। हॉर्मुज के समीकरणों की गहराई में उतरें, हॉर्मुज के आईने में दुनिया की सूरत को देखें। उससे पहले हॉर्मुज का इतिहास जान लेते हैं। हॉर्मुज फारसी भाषा का शब्द है। इसकी शुरुआत उससे भी पहले अवेस्ता भाषा में मिलती है। अभी हॉर्मुज की पहचान भौगोलिक है, लेकिन मूल रूप से यह शब्द एक धार्मिक और सांस्कृतिक शब्द है। हॉर्मुज की उत्पत्ति अहुर मजदा से हुई है। अहुर का मतलब है प्रभु और मजदा का मतलब है ज्ञान, मतलब ज्ञान का परम देव या सर्वोच्च बुद्धिमान ईश्वर। यह अहुर मजदा से ओहर मजद हुआ और फिर आधुनिक फारसी अरबी में हॉर्मुज हो गया। इतिहास में झांके तो देवताओं के नाम पर शहरों के नाम की पूरी परंपरा दिखती है। 10वीं शताब्दी में ईरान के समुद्र तट पर एक व्यापारिक कस्बा था, ओल्ड हॉर्मुज। नुकसान और खतरे से रक्षा के लिए इसका नाम अहुर मजदा के नाम पर रखा गया था, लेकिन बेहद क्रूर और खूंखार जनजाति मंगोल के हमले से बचने के लिए हॉर्मुज के लोग मुख्य जमीन छोड़कर रक्षा के लिए समुद्री द्वीप में आ गए। तब से हॉर्मुज एक द्वीप का नाम है, एक सी स्ट्रेट का नाम है, एक इंसानी आबादी का नाम है। शब्द हॉर्मुज ईरानी जोरोस्ट्रियन कल्चर का प्रतिनिधि है। किसी अशुभ से बचने के लिए
देवता अहुर मजदा के नाम पर जो शहर बसाया गया वो दुनिया की तमाम इकोनॉमी के लिए डर का दूसरा नाम बन गया है। हॉर्मूज का खुलना और बंद होना संप्रभु देशों के सौभाग्य और दुर्भाग्य की वजह बन गया है। पर हम ये एक महीने से ज़्यादा की लड़ाई जो हम देख रहे हैं उसी में हम असर देख सकते हैं यूरोप और एशिया पे। खाली एनर्जी सिक्योरिटी पे ही इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ऑयल और गैस के दाम नहीं बढ़े, एनर्जी के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। इससे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनकी भी ज़रूरत होती है, आप कृषि संबंधित जो प्रभाव है वो भी अनफोल्ड हो रहा है। यूरोप में जो फार्मर्स हैं वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, लोगों की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर ये युद्ध आगे चलता रहा तो बहुत ही ख़राब तरह से आर्थिक व्यवस्थाओं पे प्रभाव पड़ेगा। जो लोगों के गुट हैं, देशों के गुट हैं, वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जहाँ तक गल्फ स्टेट हैं वो अभी लड़ाई में आना ही नहीं चाह रहे, कोई देश लड़ाई में आना नहीं चाह रहा है। तो राजनीतिक तौर पे भी और स्ट्रेटेजिक तौर पे भी बहुत बदलाव हम देखेंगे दुनिया में। हॉर्मूज के इतिहास में झांके तो पता चलता है कि 21वीं शताब्दी में जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ फारस की संस्कृति थी। तब हॉर्मूज से भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका का व्यापार होता था। तब मसाले, रेशम, मोती और कीमती पत्थर प्रमुख थे। रुपया, डॉलर, रियाल, युआन का झंझट नहीं था। सामान के बदले सामान का चलन था या फिर सोने की मोहर चलती थी। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक ईरान के मुख्य समुद्र तट पर पुराना हॉर्मूज शहर बच चुका था। बाद में मंगोलों ने आक्रमण किया तो ईरान के तट से समुद्र के द्वीप में शिफ्ट हो गया। तब ये एक स्वतंत्र राज्य था। इसे दुनिया का बाजार कहा जाता था। 1507 ईस्वी में पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो द अल्बुकर्क ने हॉर्मूज पर कब्जा कर लिया। यहाँ से पुर्तगाली हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित करते थे। हॉर्मूज में पुर्तगालियों ने अपना किला भी बनाया था। 1622 में सफवी शासक शाह अब्बास प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से पुर्तगालियों को हॉर्मूज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के बाद बंदर अब्बास का दर्जा बढ़ा, लेकिन पूर्व को पश्चिम से जोड़ने में हॉर्मूज की भूमिका बनी रही। इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल को देखने के बाद हॉर्मूज आधुनिक दुनिया को भी देख रहा है। यहाँ उसका रेगुलेटर वाला इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के जो 10 पॉइंट थे जो ईरान ने अपने प्रपोजल में पाकिस्तान और जो मीडिएटर्स थे उनके बीच में रखे थे, वो अमेरिका ने माना किस चीज़ के बदले में कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अपने जहाज़ पास होने देंगे 15 दिनों के लिए और अमेरिका अटैक नहीं करेगा। तो इस चीज़ से ये साफ साफ ज़ाहिरन बताता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लेवरेज है वो ईरान के पास है और ईरान मिलिट्रीली इतना एज नहीं पा पाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही था जो अमेरिका और ईरान को एक टेबल पे लेके आया कि हम इससे जो है हम नेगोशिएट करते हैं और ट्रम्प की इतनी लास्ट मोमेंट की धमकी और जो सुबह में सीज फायर हुआ है, तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड द इकोनॉमिक डिसरप्शन और जो ऑयल मार्केट में उथल पुथल थी वो सब चीज़ को स्टेबलाइज कर रहा है। इतिहास हॉर्मूज की नियति बताता है। हॉर्मूज सिर्फ जलमार्ग नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा राजनीति का नियंत्रण बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तापमान का मीटर वर्तमान में भी हॉर्मूज की ऐतिहासिक भूमिका बरकरार है। दुनिया में पेट्रोलियम की जरूरत का करीब 30% मिडिल ईस्ट और ईरान से आता है, जबकि दुनिया में गैस की जरूरत का 18% मिडिल ईस्ट से आता है। यहाँ पर यह जान लेना जरूरी है कि मिडिल ईस्ट अपनी पेट्रोलियम और गैस सप्लाई के लिए हॉर्मूज पर कितना ज्यादा निर्भर है। मिडिल ईस्ट के कुल पेट्रोलियम निर्यात का 70 से 75% हिस्सा हॉर्मूज से निकलता है। इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान का 90 से 100% पेट्रोलियम हॉर्मूज से जाता है। सऊदी अरब का 60 से 65% हॉर्मूज से, जबकि 35 से 40% ही वेस्ट पाइपलाइन से जाता है। संयुक्त राज्य अमीरात का 65 से 70% तेल हॉर्मूज से, 35 से 40% तेल फुजैरा पाइपलाइन से। हॉर्मूज से जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों का केवल 13 से 28% ही पाइपलाइन के जरिए जा सकता है।
70% तेल किसी भी स्थिति में हॉर्मूज होकर ही निकलता है। LNG गैस में निर्भरता इससे भी ज्यादा है। कतर की 93% गैस, UAE की 96% गैस हॉर्मूज से जाती है, जो कि दुनिया में गैस की कुल सप्लाई का 19 से 20% है। पूरी जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं वेस्ट एशियन ऑयल और गैस पर ही निर्भर है। अभी भी अच्छे खासे मुल्क हैं जो अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स तो देख रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस है उस पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर वो बंद होता है या उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, जो कि कई बार ट्रंप भी बोल रहे हैं, या फिर ईरान ने भी थोड़ा बहुत टैरिफ की बात की, जो भी यहाँ से जाएगा, अभी जो वॉर हुआ उसके बीच में, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला है। कई सारी इकोनॉमी या उनके स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल धाराशायी हो गए हैं। पीछे न्यूज़ भी आई कि टर्की को भी अच्छा खासा सोना बेचना पड़ा। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो उसके दूरगामी नेगेटिव प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेंगे। हॉर्मुज की सप्लाई में संकट का महत्व समझना है तो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण देशों के आंकड़े आपको बता देते हैं। जापान का 88% पेट्रोलियम और 80% गैस, दक्षिण कोरिया का 73% पेट्रोलियम और 65% गैस, चीन का 40% पेट्रोलियम और 25% गैस, ताइवान का 55% पेट्रोलियम, थाईलैंड का 45% पेट्रोलियम, सिंगापुर का 30% पेट्रोलियम, इंडोनेशिया का 25%, इंडिया का 64%, पाकिस्तान का 50%, बांग्लादेश का 60% पेट्रोलियम हॉर्मुज से जाता है। यूरोपियन यूनियन का 14%, ऑस्ट्रेलिया का 20% और टर्की का 35% पेट्रोलियम हॉर्मुज से ही निकलता है। एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इससे पूरा इकोनॉमिक जो हमारा प्रोसेस है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ऊंची कीमतें इससे हो रही हैं। ऊंची कीमतें होंगी तो उससे पूरी इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और दूसरा जो इसका प्रभाव होगा, जब महंगाई बढ़ेगी और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में व्यवधान होगा तो आर्थिक मंदी की तरफ दुनिया जा सकती है। तीसरा जो है कि इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। फोर्थ, अगर हम देखें तो पूरा जियोपॉलिटिकल सिस्टम इससे अफेक्ट हुआ है और आगे देखने में आएगा कि पूरे जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और इससे कई तरह की लामबंदी अलग अलग से होंगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जाएगी, ऐसा इसका असर रहेगा। और पांचवी अगर हम बात करें तो सभी देशों को एक मैसेज चला गया, ऊर्जा में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे इस तरह की कोई व्यवधान, इस तरह का इंटरप्शन ना हो। एशिया के एनर्जी बजट का 90% हॉर्मुज से आता है, जिसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया का बड़ा हिस्सा है। इसमें से जापान और साउथ कोरिया अमेरिका के मित्र हैं, जबकि चीन अमेरिका का बड़ा व्यापारिक पार्टनर। यह बात अलग है कि चीन अमेरिका की सुपर पावर और डॉलर दोनों को चुनौती देता है। चीन हॉर्मुज के रास्ते ईरान से जो व्यापार करता है उसका भुगतान डॉलर की जगह युआन से करता है, जबकि अमेरिका ने जो सिस्टम बनाया है उसमें पेट्रोलियम की खरीद फरोख्त का माध्यम अमेरिका का डॉलर है। ईरान के अलावा मिडिल ईस्ट के बाकी सभी देश अपना पेट्रोलियम व्यापार अमेरिकी डॉलर से ही करते हैं। दुनिया की इकोनॉमी में हॉर्मुज के पेट्रोलियम और गैस का महत्व आप समझ गए होंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि अगर मात्र एक दिन अगर हॉर्मुज बंद होता है तो औसतन इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। अब देखिए जरा यहां पर, अगर हॉर्मुज बंद होता है तो प्रतिदिन उत्पादन 8 से 11 मिलियन बैरल घटता है और इसकी वजह से बजट घाटा बढ़ता है। सब्सिडी, वेतन, योजना खर्च में कमी आती है। बड़े निर्यातकों के जीडीपी में 1.5 से 3% तक की कमी आ जाती है और छोटे देशों में मंदी की शुरुआत हो जाती है।
बाजार में पैसा घटता है, बैंक संकट में आते हैं, रियल एस्टेट में स्लो डाउन हो जाता है, विदेशी निवेशक पूंजी निकालकर भागने लगते हैं और ये सब आर्थिक संकट को जन्म देते हैं। ये अभी मिडिल ईस्ट के लिए है, लेकिन इसका असर आयातकों पर भी पड़ना शुरू होता है, क्योंकि बिना तेल के इकोनॉमी के पहिए का घूमना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हॉर्मुज को कोई हल्के में नहीं लेता। दुनिया में सुपर पावर की जो जंग चल रही है, उसमें हॉर्मुज का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि एनर्जी पर जिसका कंट्रोल होगा वही विश्व की पावर सप्लाई का रिमोट अपने पास रखेगा। ईरान पर हमले के बाद दुनिया में बालिग हुई नई पीढ़ी को मिडिल ईस्ट का महत्व समझ में आया। दुनिया के नक्शे में बने इन देशों से उनके घर, ऑफिस, गाड़ी, नौकरी और जेब से कितना नजदीकी रिश्ता है वो भी समझ में आया। ये बदलाव तैयार करने में हॉर्मुज की बड़ी भूमिका है। वर्ल्ड एटलस देखते हुए जिन देशों से आंखें यूं ही गुजर जाती थीं, उसे छात्र रुक रुक कर गौर से देखते हैं। हॉर्मुज का महत्व उभर कर सामने आया है। ये दुनिया भर की राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक है। This war has made us worse off today than before it started. The war made us worse in terms of control of the Strait of Hormuz. The war made us worse in terms of the strength of the Iranian regime. The war made us worse in terms of high gas prices. The war made us worse because Iran's nuclear ambitions have been unchecked. And the war made us worse because American credibility is down the drain. It's just incredible. ईरान पर हमले के पीछे घोषित तौर पर इजराइल और अमेरिका के अलग अलग कारण सामने आए। अमेरिका ने कहा कि इजराइल का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा है, अरब देशों और इजराइल के लिए खतरा है, इसलिए उसे नष्ट करना जरूरी है। इजराइल का मानना है कि ईरान की सत्ता पर काबिज आयतुल्ला का शासन खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो इजराइल को खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह, हूती जैसे आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को आतंकी कहा और हमला किया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही लड़ाई हॉर्मुज पर आई, पूरी दुनिया को कष्ट महसूस होने लगा। First, let me say once again, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz, which is such a vital route for energy. To that end, we're exploring each and every diplomatic avenue that is available to us. ईरान और मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं, उसमें हम हॉर्मुज में पानी के रास्ते से होने वाले व्यापार की सुरक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि क्रिटिकल सामान की सप्लाई बनी रहे और हॉर्मुज में विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। हम लगातार संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में हैं। लेकिन अमेरिका का इरादा शायद कुछ और ही है। उन्हें अपने साथी देशों का कष्ट नहीं दिख रहा। वो तो उनसे गुस्सा है कि लड़ाई में उनकी मदद नहीं की, बम से हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने नहीं आए, हॉर्मुज से ईरान की माइंस हटाने के लिए माइंस स्वीपर्स नहीं थे। वो यूरोप और नेटो के दोस्तों से रिश्ता तोड़ने की दिशा पर काफी आगे बढ़ रहे हैं। See, NATO is a paper tiger. Putin's not afraid of NATO. Putin's afraid of us, very afraid of us. And he's explained it to me a lot of times. I got to know him very well. I know him very well. NATO's a paper tiger. But we didn't need them, by the way. We didn't need them. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. They didn't even want to give us landing strips. दुनिया के एक्सपर्ट्स में एक ऐसा वर्ग है जो मानता है कि ईरान पर ट्रंप का असली दुख साथियों का धोखा नहीं है, बल्कि वो हॉर्मुज में घुस नहीं पा रहे, ये उनकी असली पीड़ा है। एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि ईरान पर हमले के पीछे मिसाइल और एटम बम नहीं, तेल और उसका कंट्रोल है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल पर है।
राष्ट्रपति ट्रंप खुद कई बार ईरान की तेल कैपिटल गर्द आइलैंड पर कब्जे की बात कह चुके हैं। The thing, if I had my choice, what would I like to do? Take the oil. Because it's there for the taking. There's not a thing they can do about it. Unfortunately, the American people would like to see us come home. If it were up to me, I'd take the oil, I'd keep the oil, and would make plenty of money. And I'd also take care of the people of Iran, much better than they've been taken care of. It's been a horrible... ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के लिए तेल ही असली टारगेट है। राष्ट्रपति ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने अपने देश के तेल कारोबारियों को खुश करने के लिए नारा दिया था, ड्रिल बेबी ड्रिल। जबकि अमेरिका में तेल की खुदाई के विरोध के लिए एक बड़ा प्रेशर ग्रुप काम करता है। हमले के तुरंत बाद ईरान ने जैसे ही तेल संपन्न पड़ोसी देशों पर हमले की मिसाइलें दागी, तो ये साबित हो गया कि लड़ाई तेल की ही है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें भले गिरी उन अमेरिकी फौजी अड्डों पर जो अरब देशों में उनकी रक्षा के लिए बने हैं, लेकिन उनका संदेश यही था कि दुनिया का एनर्जी सप्लायर जोन अब युद्ध के चक्रव्यूह में फंस चुका है। बाद में ईरान की कुछ मिसाइल अमेरिका के करीबी सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पर भी गिरी। ईरान की रणनीति, टारगेट और संदेश क्लियर था कि हॉर्मूज को रेगुलेट करने की कोई भी कोशिश दुनिया को तेल संकट और आर्थिक संकट में डालेगी। ईरान पर गिरा हर बम दुनिया की इकोनॉमी को भी तबाह करेगी। ईरान के पड़ोसियों ने ये बात दुनिया को खुलकर बताई है। The continuation of this war in this way will only mean more costs for the people of the region, for the international peace and security, for international economy, for international energy markets, and there are no winners in the continuation of this war. There are only losers, and the net of losers is expanding every day as a result of the ramifications of the economic situation. दुनिया के इकोनॉमी और एनर्जी बजट में हॉर्मूज का महत्व क्यों इतना ज्यादा है, इसे इस बात से भी समझिए कि हम और आप अभी भी अपनी ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा पेट्रोल, गैस और कोयले का ही इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी मिक्स के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि दुनिया की प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में पेट्रोलियम की हिस्सेदारी 34%, नेचुरल गैस का हिस्सा 23%, जल ऊर्जा 6%, परमाणु ऊर्जा 4%, पवन ऊर्जा 3%, सौर ऊर्जा 2%, अन्य ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा 3% है। आंकड़े साफ बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जो चीज इतनी जरूरी है, उसका कंट्रोल करने वाले की भूमिका भी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वो हॉर्मूज में अपनी भूमिका को मजबूत रखना चाहता है। इसके लिए वो ऐसे कदम भी उठाने को तैयार है जो अभी तक नहीं उठाए गए। We really want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. जेडी वैंस के इस बयान को परमाणु बम की धमकी माना गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने साफ किया कि इरादा एटम बम का नहीं है, लेकिन ईरान ने हॉर्मूज को एटम बम से भी ज्यादा घातक बना दिया है। हॉर्मूज ईरान को अमेरिका से लड़ने की आर्थिक ताकत देता है, युद्ध में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। हॉर्मूज एक नायाब जियोपॉलिटिकल वीपन है जो एक तरफ ईरान का बुलेट प्रूफ है, तो दूसरी तरफ दुनिया की आर्थिक प्रगति का बीमा, जिसके बिना दोनों असुरक्षित हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की अड़चन मिसाइल और ड्रोन नहीं, बल्कि हॉर्मूज ही है। इसीलिए अमेरिका तेल के व्यापार में हॉर्मूज पर ईरान के आर्थिक कंट्रोल को आर्थिक आतंकवाद मानता है।
President's also been very clear that while the Iranians are trying to exact as much economic cost through the Straits of Hormuz, the United States has the ability to extract much greater economic costs on Iran than Iran has on an ability to extract costs on us or on our friends in the world. So I hope that they're smart. We're going to hit them extremely hard. यहाँ आते आते पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। होर्मुज पर कंट्रोल की लड़ाई पैसे और पेट्रोल की। ईरान ने होर्मुज पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद एक नया काम किया, वो ये कि उसने होर्मुज से सेफ एग्जिट के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए हैं। $1 प्रति बैरल या 2 मिलियन प्रति टैंकर। भुगतान क्रिप्टो या चीनी मुद्रा युआन में। ईरान सोच रहा है कि अब होर्मुज से 6 लाख करोड़ कमाएगा, जबकि होर्मुज एक अंतरराष्ट्रीय जल डमरू मध्य है जो कि ईरान और ओमान के बीच स्थित है। यहाँ ट्रांजिट पैसेज का अधिकार लागू है, मतलब ईरान या ओमान यहाँ से गुजरने के नाम पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं ले सकते। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून यूएन क्लॉज का लॉ है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी एक प्लान है जिसमें होर्मुज से टोल चार्ज करने का ब्लूप्रिंट है। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने ये बात दुनिया को बताई है। मतलब होर्मुज एक दूध देने वाली गाय है, सब उसका मालिक बनना चाहते हैं। Mr. President, are you allowed to, or are you willing to end this conflict with Iran charging tolls for passage through the strait? Us charging tolls? Iran. What about us charging tolls? Is that something you're considering? I'd rather do that than let them have them run. Why shouldn't we? We're the winner. We won. Okay? They are militarily defeated. The only thing they have is the psychology of, oh, we're going to drop a couple of mines in the water, all right? No, we have a concept where we'll charge tolls. Okay? I thought you meant us. होर्मुज को लेकर जब स्ट्रेटजी इस स्तर पर तैयार है तो कुछ सवाल स्वाभाविक है। क्या ईरान पर हमला होर्मुज के लिए किया गया या फिर अमेरिका और इजराइल की मिसहैंडलिंग की वजह से होर्मुज का संकट दुनिया के सामने खड़ा है? होर्मुज का भविष्य अब क्या है? हॉर्मुज से निकलने वाले क्रूड ऑयल और गैस पर कंट्रोल की इतनी महंगी कोशिशें क्यों हो रही हैं, जिसमें जान माल और धन सबका नुकसान हो रहा है? आप अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द मौजूद चीजों को जरा इमेजिन कीजिए और अब जो बताने मैं आपको जा रही हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिए। 1 बैरल क्रूड ऑयल मतलब 159 लीटर कच्चा तेल। इस तेल को प्रोसेस करते हैं तो उसका 42% बनता है पेट्रोल, 27% बनता है डीजल, 10% जेट फ्यूल जिससे विमान फ्लाई करते हैं, 4% एलपीजी जो हमारे आपके किचन में सिलेंडर है, 7% पेट्रोकेमिकल्स, फीड स्टॉक्स जिसका इस्तेमाल खेत की खाद बनाने में होता है, 5% मरीन फ्यूल, 2% लुब्रिकेंट वैक्स, 3% एस्फाल्ट बिटुमिन जिससे हमारी आपकी सड़क बनती है, गाड़ी के इंजन का ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल, सल्फर, प्लास्टिक, पॉलीमर, केमिकल, पेंट, पॉलिएस्टर, यहां तक कि चेहरे पर लगाई जाने वाली खास तरह की क्रीम। इन सबको मिला लें तो करीब 50 आइटम सीधे तौर पर बनते हैं। इनके इस्तेमाल से और ना जाने कितनी और चीजें बनती होंगी। अब अगर इकोनॉमी में इनका योगदान देखें तो पता चलेगा कि हॉर्मुज पर इतना जोर क्यों है। और यह आज की बात नहीं है, इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है। 1507 से 1622 हॉर्मुज पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। वो यहाँ से हिंद महासागर का व्यापार कंट्रोल करते थे। उस समय हॉर्मुज पर टैक्स वसूला जाता था। तब हॉर्मुज पहली बार हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। 1951 ईरान ने अपने तेल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे पहले ब्रिटेन और पश्चिमी देश ईरान का तेल मैनेज करते थे। ब्रिटेन ने हॉर्मुज में शिपिंग का दबाव बनाया। तब हॉर्मुज बंद तो नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेड पर असर पड़ा था। 1980 से 88 टैंकर वॉर, ईरान इराक युद्ध में हॉर्मुज के तेल टैंकर्स पर हमले किए, सैकड़ों जहाज को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने ऑपरेशन अर्नेस्ट विल चलाया, टैंकर्स को सैन्य सुरक्षा दी। 1988 हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच झड़प हुई। इसे ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस का नाम दिया गया था। फिर भी हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं हुआ था।
इसी साल अमेरिका की नौसेना ने ईरान का यात्री विमान गिरा दिया। घटना होर्मुज के आसपास हुई। यूएस ने इसे गलती से हुई कार्रवाई बताया था। तनाव था, लेकिन होर्मुज बंद नहीं हुआ था। 2008 ईरान की स्पीड बोट अमेरिकी युद्धपोत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन होर्मुज पर असर नहीं पड़ा। 2011-12 ईरान ने पश्चिम प्रतिबंधों के जवाब में होर्मुज को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन होर्मुज बंद नहीं हुआ था। 2019 गल्फ ऑफ ओमान में जापान और नॉर्वे के टैंकर्स पर हमला हुआ। ब्रिटिश टैंकर को ईरान ने जब्त कर लिया। अमेरिका ने तब भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया, लेकिन होर्मुज बंद नहीं हुआ था। लेकिन 2026 जैसा संकट कभी नहीं आया। इसमें अमेरिका को उसके साथियों ने अकेला छोड़ दिया। यहां तक कि जिन अरब देशों की रक्षा के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस बनाए, वो भी ईरान के हमले का जवाब नहीं दे रहे, जबकि ईरान के साथ चीन और रूस खड़े दिखाई दे रहे। चीन ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। वो युआन देकर उनका तेल खरीदता है और ये व्यापार होर्मुज के जरिए ही होता है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका होर्मुज का कंट्रोल करके एशिया और साउथ में चीन की बढ़त को काउंटर करना चाहता है, या होर्मुज की वजह से मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल जाएंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या होर्मुज अनिवार्य मजबूरी है? क्या होर्मुज का कोई बाईपास नहीं है? क्या तेल और गैस को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने का केवल एक ही जरिया है? इसका जवाब खोजने की कोशिश हमने की है। सऊदी अरब में ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन, ये सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों के लिए काम करती है। लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक जाती है। हर दिन 7 मिलियन बैरल तेल ट्रांसपोर्ट करती है। यूनाइटेड अरब अमीरात में हबशन फुजैरह तेल पाइपलाइन है, गल्फ ऑफ ओमान में है, लेकिन ये सिर्फ 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन ही ट्रांसपोर्ट करती है। इराक और तुर्की के बीच में किरकुन जेहान पाइपलाइन है, सीधे यूरोप में तेल पहुंचा सकती है, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से यह संवेदनशील है। दक्षिण ईरान में गोरे जास्क पाइपलाइन है, 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ट्रांसपोर्ट होता है। लाल सागर में एक कॉरिडोर है, सऊदी यानबू और मिस्र की सुमेद पाइपलाइन। इसके अलावा एक IMEC कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत को अरब देश, इजराइल और यूरोप से जोड़ेगा। G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह सब बहुत सीमित है। होर्मुज का कोई विकल्प नहीं है। पृथ्वी के 71% हिस्से में समुद्र है, 29% हिस्से में जमीन कॉन्टिनेंट्स में और समुद्र महासागरों में बटे हैं। कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए अगर जमीन नहीं है, तो फिर समुद्र या हवा का सहारा लेना पड़ता है। शायद यही वजह है कि दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार समुद्र के जरिए होता है, और उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ 6 या 7 चौक पॉइंट्स पर निर्भर है, जिन्हें इस तरह समझ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ईरान और ओमान के बीच वैश्विक तेल व्यापार का 20 से 25% और गैस का 20% व्यापार यहीं से होता है। कंटेनर व्यापार का करीब 3% हिस्सा होर्मुज से होकर निकलता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का हिंद महासागर में साउथ चाइना से सबसे वेस्ट ट्रेड स्ट्रेट, विश्व का 23 से 25% व्यापार यहाँ से होता है। यहाँ से हर साल 60,000 से 1 लाख जहाज गुजरते हैं। मलक्का रुकने का मतलब है एशिया और यूरोप की सप्लाई चेन ठप। स्ट्रेट ऑफ स्वेज हिंद महासागर के लाल सागर में एशिया और यूरोप का सबसे छोटा समुद्री रास्ता। विश्व व्यापार का 12 से 15% यहीं से होता है। विश्व के कंटेनर ट्रैफिक का 30% स्वेज कनाल से जाता है। दुनिया का 9% तेल यहीं से होकर निकलता है। इसके मुहाने पर ईरान समर्थित यमन के हूती बैठे हैं, जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये यमन और जिबूती के बीच में। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और आंसुओं का द्वार भी कहते हैं।
दुनिया के समुद्री व्यापार का 12% यहीं से गुजरता है। तेल व्यापार का 8 से 10% मंदेब से गुजरता है। एशिया और यूरोप को जोड़ता है। पनामा नहर मध्य अमेरिका में अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। विश्व व्यापार का 5% और यूएस कंटेनर व्यापार का 40% यहीं से होकर गुजरता है। यहाँ चीन के बढ़ते प्रभाव की वजह से अमेरिका ने इसे फिर अपने कब्जे में लेने की धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस ब्लैक सी और भूमध्य सागर को जोड़ता है। विश्व का 4% व्यापार यहाँ से होता है। रूस और यूक्रेन के अनाज और पेट्रोलियम की दुनिया में सप्लाई का मुख्य रास्ता यही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समुद्री गलियारों से पैदा होने वाले हॉर्मूज जैसे संकटों से बचने का कोई तरीका है? क्या हर देश को अपने आयात दुनिया भर में फैला कर रखने चाहिए? लेकिन सवाल यह भी है कि देश अपने आयात कितने भी ठिकानों पर क्यों न ले जाए। अगर अमेरिका ऐसे ही हर जगह अपनी शर्तें चलाने की कोशिश करेगा तो भविष्य में हॉर्मूज जैसे विवाद जन्म नहीं लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? 6 में से 5 व्यापारिक चोक पॉइंट हिंद महासागर में हैं। ये जहां एक तरफ एनर्जी रूट में है, वहीं दूसरी तरफ कंटेनर से होने वाले व्यापार के केंद्र में भी हैं। जब भी बड़े पैमाने पर चीजें आएंगी तो इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। शायद यही वजह थी कि दुनिया के महान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, हिंद महासागर विश्व राजनीति का केंद्र है। जो शक्ति इसे भर देगी या नियंत्रित कर लेगी वही दुनिया पर राज करेगी। अमेरिका में नौसेना स्ट्रैटेजी के बड़े नाम हैं एल्फ्रेड डायर द ग्रेट। उन्होंने कहा था कि जो भी हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वो होगा एशिया का बॉस और दुनिया के 7 महासमुद्र उसकी मुट्ठी में होंगे। इसका मतलब यह है कि हिंद महासागर और उनके स्ट्रैटेजिक पॉइंट केवल जल नहीं, जंग का संवेदनशील मैदान है। ये वैश्विक सत्ता का केंद्र है। अब आप इन बातों को ध्यान में रखकर ईरान युद्ध और हॉर्मूज को देखिए, समझिए, आपको दुनिया की चालें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।